स्टूडेंट्स, हम भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं और भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति में मैंने आप लोगों को भारतीय संविधान के द्वारा जो संघात्मक लक्षण अपनाए गए हैं उनके बारे में बताया। कल की क्लास में हमने वही डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों के बारे में। भारतीय संविधान के द्वारा जिस संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है उसमें कुछ लक्षण संघात्मक के हैं तो कुछ लक्षण एकात्मक के भी हैं, और एकात्मक के लक्षण शामिल किए जाने का उद्देश्य ये था ताकि केंद्र सरकार को मजबूत बनाया जा सके। तो भारतीय संविधान में निम्न एकात्मक लक्षणों को सम्मिलित किया गया है। नंबर 1, शक्तियों का बंटवारा शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है और उसमें जो अति महत्वपूर्ण विषय हैं उन महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में रखा गया है, और संघ सूची में जो विषय रखे गए हैं उन समस्त विषयों पे कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद को होता है। इसके साथ जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य के मध्य मतभेद होता है तो उस स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इसी प्रकार जो अवशिष्ट विषय हैं वो भी केंद्र को ही सौंपे गए हैं। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र सरकारों को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है संविधान के द्वारा, उसके माध्यम से एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। नंबर 2, संसदीय कानून व्यापक। संसदीय कानूनों का व्यापक प्रभाव होता है क्योंकि संसद द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं वो संपूर्ण देश में या देश के किसी एक भाग में लागू किए जा सकते हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं के द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं वे केवल पर्टिकुलर उसी राज्य में लागू किए जा सकते हैं। राज्य के कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक। राज्य विधायिकाओं को कुछ विषयों पर जैसे राज्यों के मध्य व्यापार संबंधी विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। इस प्रकार राज्य विधायिकाओं के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। नंबर 4, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक। राज्य विधायिकाओं द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद जनरली कानून में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, और इस प्रकार फिर से एक बार केंद्र को शक्तिशाली व महत्वपूर्ण बनाने में सहायता मिलती है। संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान। जिन देशों में संघात्मक शासन को अपनाया जाता है वहाँ पर राज्यों का अपना अलग संविधान होता है और केंद्र का अपना अलग संविधान होता है, लेकिन भारत में पूरे देश के लिए एक ही संविधान अपनाया गया है, और एक ही संविधान अपनाकर पूरे भारत की जो राज्य शासन व्यवस्था है वो उसी संविधान के माध्यम से संचालित होती है। तो इससे भी पूरी जो व्यवस्था है वो संघात्मक के बजाय एकात्मक प्रतीत होती है। आपातकालीन प्रावधान। संविधान में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ऐसे समय उद्घोषणा द्वारा राज्य सूची के सभी विषयों पर संसद का नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है तथा राज्य विधायिकाओं की स्थिति संसद के अधीनस्थ की हो जाती है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य में संवैधानिक संकट की घोषणा करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत राज्य का शासन सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण में आ जाता है और राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के शासन का संचालन करता है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय संकट की घोषणा की जा सकती है, जिसमें राज्यों पर संसद का वित्तीय नियंत्रण स्थापित हो जाता है, और इस प्रकार इन तीनों संकटकालीन प्रावधानों के माध्यम से पूरे देश की शासन व्यवस्था का संचालन केंद्र सरकार के हाथ में चला जाता है। ये भी पूरी व्यवस्था को एकीकृत करने में योगदान देता है। राष्ट्रीय हित के संदर्भ में भी केंद्र शक्तिशाली।
भारतीय संविधान के द्वारा संपूर्ण देश की एक ऐसी इकाई के रूप में केंद्र को देखा गया है, जिसमें केवल संकट काल में ही नहीं बल्कि सामान्य काल में भी केंद्र को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। और बहुत अधिक शक्तिशाली बनाकर सामान्य अवस्था में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर सकती है, यदि राज्य विधायिका में 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कोई विधेयक राष्ट्रीय महत्व का है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों व संधियों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए भी संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ये लगे कि राज्य सूची के विषय हैं लेकिन वो राष्ट्रीय महत्व के हैं, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाता है और इस प्रकार केंद्र सरकार और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संभव। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को अधिकार है किसी राज्य से उसका कोई हिस्सा पृथक करके या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना दे, किसी राज्य के क्षेत्रफल में कमी कर दे या उसको बढ़ा दे, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर दे व उनके नाम बदल दे। इस प्रकार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करके भी केंद्र सरकारें ज़्यादा शक्तिशाली बन जाती है। आगे हम बात करते हैं इकहरी नागरिकता की। जब संघात्मक शासन होता है, जहां 2 संविधानों की प्रावधान होता है, वहां के नागरिकों को नागरिकता भी 2 प्रकार की मिलती है। लेकिन भारत में पूरे राष्ट्र को एकीकृत करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिकों को एक ही प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो एकात्मक शासन का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में संघ तथा राज्य के कानूनों के लिए दोहरी न्यायिक व्यवस्था की जाती है, लेकिन भारत में न्यायिक व्यवस्था एकीकृत है, जिसमें सर्वोच्च शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है। उसके अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण में राज्यों के उच्च न्यायालय कार्य करते हैं। अपील की सर्वोच्च संस्था उच्चतम न्यायालय है, जहां राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। इस प्रकार भारतीय संविधान के द्वारा जो न्यायिक व्यवस्था का स्ट्रक्चर अपनाया गया है, वो पूरी तरीके से एकीकृत है। अखिल भारतीय सेवाएं। पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक ही प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और उसके लिए अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना भी की गई है। अखिल भारतीय सेवाओं में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, वो पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में कहीं भी कार्य करने के लिए अधिकृत होते हैं, लेकिन उनका चयन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं, वो पूरे देश में कहीं भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार अखिल भारतीय सेवाएं भी पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। संशोधन विधि सामान्यतया लोचशील। जहाँ पर संघात्मक शासन होता है, संघात्मक शासन की अति महत्वपूर्ण विशेषता होती है संविधान का कठोर होना। भारत में संविधान के प्रकृति के संदर्भ में कठोरता और लचीलेपन के समन्वय को रखा गया है और कठोरता और लचीलेपन के समन्वय को अपनाकर भारत में एक मध्यम मार्ग एक तरह से निकालने का प्रयास किया गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनमें सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, वो बहुत ही लोचशील है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत का संविधान एक लचीला संविधान है, जो संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं होता है। राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं। अन्य संघात्मक राज्यों में राज्य छोटा हो या बड़ा हो, सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 व्यक्ति चुनकर आते हैं और 100 उसके सदस्य होते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो राज्यसभा है, राज्यसभा में राज्यों की संख्या के आधार पर
प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सबसे ज़्यादा सदस्य होते हैं और नागालैंड में बहुत कम सदस्य होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बड़ा राज्य है तो वहाँ से ज़्यादा लोग चुनकर जाएंगे, छोटा राज्य है तो कम लोग चुनकर जाएंगे, लेकिन राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। क्षेत्रीय परिषदें तथा अंतर्राज्यीय परिषदें राज्यों के समरसतापूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए संघ के पास समन्वयकारी शक्तियां भी होती हैं और राज्यों के बीच जो विभिन्न समय पर विवाद होते रहते हैं, उन विवादों के निपटारों के लिए क्षेत्रीय परिषदों की भी व्यवस्था की गई है और ये क्षेत्रीय परिषदें विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करती है। लेकिन क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो क्षेत्रीय परिषदें और अंतर्राज्यीय परिषदें होती हैं, इन पर भी केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। राज्यों की संघ पर वित्तीय निर्भरता केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है जो विभिन्न राज्यों में संचालित होती है। साथ ही राज्य सरकारों के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है और उनके लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करने के लिए, सुशासन की स्थापना करने के लिए राज्यों को बहुत सारे फाइनेंस की, वित्त की ज़रूरत होती है और वित्त की ज़रूरत होने पर राज्यों के द्वारा केंद्र से सहायता की या मदद की गुहार की जाती है या उम्मीद की जाती है। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा होता है जनरली कि अगर केंद्र में और राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दल की सरकारें होती हैं तो बहुत हद तक जो राज्य सरकारों के द्वारा डिमांड की जाती है या सहायता मांगी जाती है उसको बहुत कम पूरा किया जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य जो योजनाओं का संचालन करना चाहते हैं उन योजनाओं का संचालन वो उतने अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। कहने का तात्पर्य ये है कि वित्त के लिए, योजनाओं के सफल संचालन के लिए राज्य सरकारें पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर होती है और ये केंद्र सरकार की मर्जी होती है कि वो किसको सहायता दे और किसको सहायता न दे। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च प्रमुख होता है। राज्य का शासन उन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाने की वजह से राज्यपाल राज्य सरकार के प्रति नहीं बल्कि केंद्र सरकार के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखाते हैं, उन्हीं के प्रति वो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। उसका कारण ये होता है, उसकी वजह से राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपालों के बीच में कई तरह के विवाद चलते रहते हैं। तो राज्यपाल जो है वो पूरी तरीके से केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करता है। इसके अलावा कुछ अन्य व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से भी ये कहा जा सकता है कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक कम और एकात्मक ज़्यादा प्रतीत होता है। निर्वाचन आयोग द्वारा संसद तथा विधानमंडल आदि के चुनाव कराए जाते हैं। पूरे राष्ट्र के लिए एक ही निर्वाचन आयोग है और वो निर्वाचन आयोग पूरे जो राज्य हैं, राज्यों के सांसदों के सबके चुनाव करवाने के लिए अधिकृत होता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा समस्त देश की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण किया जाता है। समस्त देश के लिए एक ही प्रकार के दीवानी तथा फौजदारी कानूनों की व्यवस्था की गई है। क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए भी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत राज्यों का एक संघ है, लेकिन फिर भी उस समय की भारत की जो परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों को देखते हुए भारत में जो संविधान निर्माता थे, उन संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि राज्य अपनी स्वतंत्रता, स्वायत्तता का उपभोग तो करें, लेकिन साथ में ऐसा ना हो कि वो अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए केंद्र सरकार को कमज़ोर बना दें। इसीलिए भारतीय संविधान के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रावधानों को अपनाया गया जिससे केंद्र की एकरूपता बनी रहे, केंद्र मजबूत बना रहे और केंद्र का नियंत्रण राज्य सरकारों पर बना रहे, क्योंकि जब केंद्र सरकार शक्तिशाली होगी तभी वो अपनी राज्य की सीमाओं को सुरक्षित कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी अलग पहचान बना सकता है और अपने आप को स्थापित कर सकता है। इस प्रकार मतलब एक
ऐसे शक्तिशाली संघ की स्थापना की गई है जो विभिन्न राज्यों को अपनी स्वतंत्रता के साथ में उनके ऊपर नियंत्रण भी बनाए रखता है। धन्यवाद।